अस्सलाम वालेकुम। सादी की लाइब्रेरी में खुश आमदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। वो कुछ सोचने लगी और बोझल आवाज में बोली, मैंने निशा के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं माजरत करती हूँ, लेकिन निशा के लिए आपने एक बात तो जरूर सोच रखी है कि आप 2-1 साल बाद उसे महफिल में बिठाएंगी। हाँ, निशा हानम से इसी की तरबियत ले रही है। उसकी उठान अच्छी है और अल्लाह ने उसे आवाज के हुस्न से भी खूब नवाजा है। खानम ने उस पर बहुत मेहनत की है, मगर मैं उसे खानम को कैसे दे सकती हूँ? खानम तो ऐसी 10 लड़कियां हासिल कर सकती है। आप गलत समझ रही हैं। आपको पता होगा कि खानम ने अपने आप को महदूद कर लिया है और अब वो मुकम्मल तौर पर ये जिंदगी तर्क कर रही हैं। निशा को यहाँ से ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे आपसे छीन के खुद फायदा उठाया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि निशा के साथ ऐसा नहीं होगा। निशा खुद भी ये नहीं चाहती। निशा से आपकी जो तवक्कुआत वाबस्ता है वो मैं पेशगी पूरी किए देता हूँ। क्या आप ये पसंद नहीं करेंगी कि निशा किसी घर में रहे? कहाँ कहाँ मियाँ? वो उदासी से बोली, अब ये बातें पुरानी हो गई हैं, बज़ाहिर अब भी अच्छी लगती हैं। आप जिस तरह चाहें यकीन कर लें। सबसे बड़ा यकीन वो कीमत है जो मैं आपको अदा कर सकता हूँ। कुछ और मत समझिए, मुझ पर एतबार कीजिए। मियाँ, अभी आपकी उम्र कम है, आपने ज़माना नहीं देखा। आप पहले कुछ और सोच लीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। और वैसे भी मैं निशा को इस तरह कैसे किसी को दे सकती हूँ? मेरी तमाम आरजुएं उससे बंधी हुई हैं। अभी मुझे अपने लगाए हुए पौधे की बहार तो देख लेने दें। मुझे ऐसी बात पर मजबूर मत करें जो मेरे इख्तियार में ना हो और जिसका तस्वर भी मेरे ख्वाबो ख्याल में ना हो। निशा को अभी अपनी तरबियत पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिएगा निशा 4 साहबाने ज़ौक़ के दरमियान बैठेगी तो मुझे भी उसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। अभी ना मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ, ना आप उसकी कदर व कीमत सही तौर पर परख सकते हैं। ये बात यही रहने दीजिए। वैसे हानम के लिए मेरी जान हाजिर है। आप उसके मेहमान हैं तो मेरे भी सर आंखों पर। मैं फैसला करके आया हूँ और मायूस वापस जाने नहीं आया। मुमकिन है आपके जहन में कोई और बात हो, वो निकाल दीजिए। बेहतर है आप निशा को नीलाम पर ना चढ़ाएं। नीलाम की आखिरी बोली आप अपने तस्वर में तय कर लीजिए। मैं मोल तोल नहीं करूंगा और दोबारा आपसे इल्तिजा करूंगा कि निशा अगर ये जिंदगी पसंद नहीं करती तो आप भी इस पर रहम कीजिए। मियाँ, मेरे लिए ये बात बड़ी अचानक है, मुझे सोचने के लिए वक्त दीजिए। मैं इस तरह कोई फैसला नहीं कर सकती। भला अपने जिगर के टुकड़ों को कोई इस तरह कैसे जुदा कर सकता है? और जिगर के टुकड़ों को इस तरह बाजार पर भी नहीं सजाया जाता। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठकर वो क्या सोच सकते हैं? मैं आपको नहीं जानता। किसी भी बैंक में ये चेक दाखिल कर दीजिए और बैंक वाले से कह दीजिए कि वो जल्द अज जल्द ये चेक बम्बई भेज दे। उसे बम्बई से तार से जवाब आ सकता है कि मेरा चेक ठीक है या नहीं। हम अभी 4-5 रोज तक यहीं हैं। उस वक्त तक आपको रकम मिल जाएगी। निशा अब यहाँ वापस नहीं आएगी और जब तक आपको रकम नहीं मिल जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप निशा से खानम के यहाँ आकर मिल सकती हैं। मैंने चेक बुक जेब से निकाली और चेक भर के उसके हाथ में थमा दिया। शौकत आरा के हाथों पर कपकपी तारी थी। उसकी आंखें फैल के साकत हो गई थीं। मैं चलने लगा तो वो ख्वास बाख्ता अंदाज में उठी और लड़खड़ाती जबान में मुझे रोकने लगी। मैं जीने से नीचे उतर आया। मैं वापस पहुंचा तो बैठक में सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। हालांकि मुझे आने जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। जैसे ही मौका मिला मैंने निशा से कह दिया कि वो आज से अपने घर नहीं जाए। उसकी पुतलियां जगमगाने लगी। मुझे शुबा था कि शौकत आरा खानम से मिलने ना आ जाए, मगर वो नहीं आई। अंधेरा होने तक निशा मौजूद रही तो खानम ने उसे टोका। निशा को जवाब देना मुश्किल हो गया। खानम ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन वो खामोश बैठी रही। चली जाएगी आपी? मैंने धीमी आवाज में कहा। अभी ये 3-4 रोज यहीं रहे तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन शोकती ना जाने क्या सोचेगी। निशा नहीं पहुंचेगी तो वहां से खुद कोई लेने आ जाएगा। पर तू कहाँ गया था रे? विठल ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैं यहीं करीब ही गया था, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। अभी विठल कुछ और कहने ही वाला था कि शुजात हाँपता हुआ अंदर आया और खानम के पास जाकर कहने लगा, शाह कबीरा आया है। कबीरा? खानम ने खौफजदा आवाज में कहा। वो क्यों आया है? वो हमारी तरफ सरासीमगी से देखने लगी। पता नहीं, बोलता है खानम से मिलना है। अकेला है? नहीं, वो तीनों भी साथ हैं। कहना इस वक्त खानम बाहर गई हुई है। तुमने कह तो नहीं दिया कि मैं अंदर घर में मौजूद हूँ? नहीं, मैंने कहा मैं देकर बताता हूँ। तुम उनसे जाकर यही कह दो कि मैं कहीं गई हुई हूँ। मिल आओ खानम, पूछ लो वो क्या बोलना चाहता है। विठल ने बुलंद आवाज में कहा। नहीं जाओगी तो वो दोबारा आएगा। मैं पहले ही डर रही थी। वो मेरी तरफ देख कर बोली, मौला ने न जाने क्या क्या कान भरे होंगे। मैं उसके दोबारा आने से पहले कुछ रकम भिजवा दूंगी, फिर शायद वो नहीं आए। रकम देने की क्या जरूरत है? पहले उसे जाके बात करो। बोलो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विठल ने नरमी से उसे समझाया। मैं आपसे बार बार क्या कह रही हूँ, ये लोग बहुत शरी हैं। इनमें फितना भरा हुआ है, बात बात पर चाकू निकाल लेते और जुबान पर तो इन्हें काबू ही नहीं। अब नवाब बहादुर से कुछ कहने के लिए मेरा मुंह भी नहीं पड़ेगा। मैंने 2 मरतबा उनका हरकारा वापस कर दिया। आपका इनके सामने जाना मुनासिब नहीं। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इस वक्त किसी तौर ये बला टल जाए तो बहुत है। खानम, जितना डरोगी इतनी बात खराब होगी। मुझे साथ नहीं ले जाती, मत ले जाओ। तुम खुद जाकर बात करो।
उफ खुदाया, खानम अपना माथा पकड़े बैठी रही, फिर लजीदा आवाज में बोली, अगर उसने बाबर मियाँ को पूछा या अर्जुन मियाँ को बुलाया तो आप मत बेचिएगा, मैं कह दूंगी दोनों घर में नहीं है। जब तक मैं ना आ जाऊं आप सब यहीं रहें। नहीं, वो बुलाए तो इन्हें बुला लेना। जो बात हो वो एक ही बार खत्म हो जाए तो अच्छा है। वो इन्हें खा नहीं जाएगा। वो बहुत बुरा आदमी है। तो ये भी आदमी के बच्चे हैं। अब चंद रोज ही की तो बात है। नहीं हानम, विठल ने पहली बार सख्ती से कहा। अच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, जैसा कुछ होगा मैं किसी उज़र से दरमियान में आके आपको बता दूंगी। हानम सटपटा के बोली और शुजात के साथ बैठक से बाहर चली गई। उसके जाते ही विठल ने निसा से कहा, वो ये देख कर आया कि खानम ने शाह कबीरा को किस जगह बैठाया है। अब बराबर वाली छोटी बैठक में ही उसे बिठा सकती हैं। निसा की आवाज़ भी लर्ज रही थी। जहांगीर गुंग हो गया था। मैंने विठल से पूछा कि क्या मैं खानम के पास चला जाऊं। उसने इनकार कर दिया। बैठा रहे लाडले, वो तलखी से बोला। निसा बैठक से चली गई थी। कुछ ही देर बाद वो खवास भागती हुई आई। वो कहते हैं कि बाबर भाई को हमारे सामने लाओ, आप ही मिन्नतें कर रही हैं। शाह कबीरा बहुत गुस्से में मालूम होता है। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी कुछ बातें सुनी हैं। वो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं और खानम की कोई बात नहीं सुन रहा। विठल खड़ा हो गया। उसने मुझे इशारा किया। जहांगीर भी साथ चलने लगा। विठल ने उसे मना किया लेकिन वो नहीं माना। हम तीनों एक साथ छोटी बैठक में दाखिल हुए। खानम तहत पर बैठी हुई थी। मुड़ों पर 4 आदमी मौजूद थे। उनके दरमियान जो शख्स सबसे नुमाया था वही शाह कबीरा होगा। उसकी बड़ी बड़ी मूछें ऊपर उठी हुई थी, आंखें चढ़ी हुई थी, लंबे बाल पीछे की तरफ लौटे हुए थे और कई गुंदी हुई चोटियां शानों पे झूल रही थी। गले में सोने की जंजीर, कानों में काला डोरा, थोड़ी पर चाकू का निशान। कद ज्यादा बड़ा नहीं था मगर जिस्म ठुका हुआ था। उसने मलमल का कुर्ता और लट्ठे का पजामा पहन रखा था। रंग सुर्खी माइल, स्याह लंबी नाक और बड़ा सर। हम पर नजर पड़ते ही खानम बौखलाकर उठ खड़ी हुई। शाह और उसके साथियों ने गर्दन मोड़ के हमें देखा और उनकी पेशानियों पर बल पड़ गए। क्या बात है खानम? विठल ने हल्की आवाज में पूछा। कुछ नहीं, ये शाह कबीरा है, वो कांपते हुए लहजे में बोली। इस इलाके के खास आदमी मिलने के लिए आए हैं और ये मेरे मेहमान हैं। इनमें से तो नहीं जिसने मौला उसके साथियों पर हाथ उठाया था। शाह कबीरा की भारी आवाज कमरे में गूंजी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम इससे मिलना चाहते थे शाह? विठल ने पूछा। हाँ, इस लोंडे की सूरत देखना है। देख लो शाह, खूब अच्छी तरह देख लो, यही है वो। आप लोग अंदर जाइए, मैं भी आती हूँ, खानम ने इल्तजा की। खानम, बात बोलो, शाह कबीरा क्या चाहता है? विठल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। शाह कबीरे, खानम नहीं बताएगी तो तुम बोलो। सुरीली खानम, शाह कबीरा ने मुंह बनाकर पूछा। ये कौन लोग हैं? ये मेरे मेहमान हैं, ये आप लोगों को नहीं जानते। वो घगियाकर बोली। इसलिए खानम, हम अपने आप को जनवाने आए हैं। आप अंदर चलिए, मैं खुद इनसे बात करती हूँ। ऐसी क्या बात कर रही हो? खुदा के लिए आप चले जाएं, खानम आजिजी से बोली। तुम ही बोलो शाह कबीरे, और ऐसे क्या बात करते हो? बोल दे भाई, शाह कबीरे ने बेपरवाही से अपने एक साथी को हुक्म दिया। इन्हें भी बोल दे। खानम के मेहमानों का कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा, किस्सा खत्म कर। शाह कबीरा ने जिस आदमी को इशारा किया था वो बनाने लगा। शाह कबीरे के किसी आदमी पे पहली बार बाजार में हाथ उठाया गया है। वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोला। इसे बाजार में सबके सामने शाह मोल्ला और उसके साथियों से माफी मांगना पड़ेगी। अच्छा, वरना क्या होगा? वरना उसे उठा लिया जाएगा। और कोई बात? और खानम मकान के सौदे का 15वां हिस्सा शाह कबीरे को देगी। यहाँ बिकने वाले तमाम मकानों का यही होता है। और जाने से पहले खानम शाह कबीरे का मुजरा करेगी। और कुछ? बस यही। नहीं, कोई और बात हो तो बोलो। बस यही। और अगर खानम इन सब से इनकार कर दे? शाह कबीरा हंसने लगा। नहीं नहीं, बोलो, फिर क्या होगा? फिर बुरा होगा। क्या बुरा होगा? फिर खानम का यहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है। इस छोकरे का ये मुखड़ा भी दागदार हो जाएगा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम लोग किस बिरते पर ये बात कर रहे हो? शाह कबीरा दोबारा हंसने लगा। उसका साथी जल्दी से बोला। शाह कबीरा यहाँ का बादशाह है, बादशाह। और बादशाह किस बिरते पर बात करता है? उसने चाकू निकालकर उछाला और उसकी धार पर उंगली फेरने लगा। मैं खानम की तरफ से तुम्हारी तमाम बातों से इनकार करता हूँ। नहीं नहीं, खानम हज़ियानी अंदाज में बोली। तुम कौन होते हो खानम के मामले में बोलने वाले? हम इस इलाके के लोग हैं। ज्यादा बक बक मत करो, शाह कबीरे ने अपनी साथी को झिड़क दिया। मैंने बोल दिया है कि हमको खानम के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जाओ शाह कबीरे, जो दिल चाहे करो। खानम की तरफ से मैंने जवाब दे दिया है। खानम ने अपना चेहरा सीने में छुपा लिया। क्यों खानम, क्या यही तुम्हारा जवाब है? नहीं, खानम फटी हुई आवाज में बोली। मुझे तुम्हारी सब बातें मंजूर हैं। मैं 15वां हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगी। और मैं जाने से पहले तुम्हारे यहाँ एक दिन जरूर आऊंगी, लेकिन तुम बाबर मियाँ को मत बुलाओ। नहीं खानम, फिर इनसे एक ये रियायत भी क्यों ले रही हो? विठल ने तुनक के कहा। शाह कबीरे, हमको तुम्हारी तीसरी बात भी मंजूर है। अब हम क्या बोले? हम भी खानम के मेहमान हैं, कुछ इसका हक भी हम पर है। बोलो, तुम कहाँ ले जाना चाहते हो, किस चौराहे पर? शाह कबीरे को जवाब देने में तामुल हुआ। वह तीखी नजरों से विठल को घूरने लगा। उसके कुछ कहने से पहले इसका साथी नखवत से बोला। मीरा के होटल पर चलो। चलो भाई, चल भाई लाडले,
شاہ کبیرہ کی بات مان لے جانی نرم گرم چلتا ہے، نرم گرم چلتا ہے، ہم کو کون سا ادھر بسنا ہے؟ خانم تم بے فکر ہو، ہم لوگ شاہ کے ساتھ جاتے ہیں اور ابھی واپس آ جاتے ہیں۔ شاہ کا تاج سر پہ رہے گا، شاہ کا تاج سر پہ رہنے دو، چلو شاہ۔ نہیں شاہ، خانم رو پڑی۔ شاہ کبیرہ کچھ متذبذب ہو گیا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ بھگتے مولا کو میرا کے ہوٹل پر لے کے آ، ان دونوں اٹھائی گیروں کو بھی ساتھ پکڑ لانا۔ خانم نے شاہ کبیرے کا دامن پکڑ لیا۔ خانم بھیک مت مانگو، وٹھل نے چیخ کر کہا، ہم مرنے نہیں جا رہے ہیں۔ شاہ کبیرہ زبان کا اتنا ڈھیلا نہیں ہوگا، لاڈلا دو ہاتھ اٹھا کے اور دو لفظ منہ سے بول کے صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ شاہ کبیرہ کی بات میری سمجھ میں آتی ہے، یہ اس کی ناک کا سوال ہے، شاہوں کی ناک سدا اونچی ہوتی ہے، کیوں شاہ؟ یہی تمہاری خواہش ہے؟ شاہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وٹھل دروازے پہ آ گیا تھا، شاہ کے تینوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے جہانگیر کو سختی کے ساتھ وہیں ٹھہرنے کی تاکید کی۔ ہم سب گھر سے باہر آ گئے۔ ہوٹل سے کچھ آگے ایک تنگ چور رستہ تھا، کبیرے کا ایک آدمی پچھلی گڑی سے مڑ گیا تھا۔ آگے آگے شاہ اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی اور ان کے پیچھے ہم چل رہے تھے۔ جہاں جہاں سے شاہ گزرا لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور نظریں چرانے لگے۔ بہت سونے سے سلام کیا، جواب میں شاہ نفی کے انداز میں گردن ہلا دیتا تھا۔ بالاخانوں پر کھڑی عورتیں اندر چلی گئیں، جو باہر رہیں وہ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگی۔ کسی نے شاہ کو اوپر آنے کا اشارہ کیا، کسی نے نشانہ لگا کے پھول پھینکا۔ گلی کے تقریباً تمام لوگ ہم سے واقف ہو گئے تھے۔ صبح مولا سے جھگڑے کی خبر بھی شاید سارے ہی بازار میں پھیل گئی ہوگی۔ لوگ پہلے شاہ کو دیکھتے تھے، پھر ہمیں۔ میرا کے ہوٹل پر آ کر شاہ کبیرہ رک گیا۔ ہوٹل کے مرواڑی مالک نے فوراً ایک کرسی گلی میں ڈال دی۔ اس کے باقی دو ساتھی تپائی پر بیٹھ گئے، ہم نہیں بیٹھے، اور نہ شاہ کبیرہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ ہم ہوٹل کے آگے ٹاٹ کے سائبان کے نیچے کھڑے رہے۔ ہوٹل کا ایک بہرا شاہ کے پیر دابنے لگا۔ گلی کے دونوں طرف بالا خانے تھے اور ایک جگہ نسبتاً زیادہ آباد تھی۔ نچلی منزلوں کے دروازوں، کھڑکیوں اور کوٹھوں پر لوگ تاکہ جھانکی کرنے لگے تھے۔ ہوٹل میں موجود گاہک بھی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کے چبوترے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہ کے ساتھی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ شاہ کی برہمی کا کیا سبب ہے۔ اس پر وہ گرجنے برسنے لگا۔ شاہ کبیرے کا ہر آدمی شاہ کبیرے کی جگہ ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی شکایت ہو تو اپنے باپ شاہ کبیرے سے بولو، اس سے بولے بنا اپنے آپ فیصلہ کرنا شاہ کبیرے کی بےزتی ہے۔ یہ چھوکرا حرام زادہ شاہ کے آدمی مولا کے آگے آیا ہے۔ ٹھیک بولتے ہو کالے دادا، پر ادھر سالہ گلی کا سارا لوگ اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ ابھی اپن نے خود کتنا بادشاہ کو بولا ہے۔ شاہ نے ایک دم ہر ٹائم اپن کی بات سنا۔ ہوٹل کا مالک خوش آمدانہ لہجے میں بولا، نواں نواں ہے ابھی شاہ، چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو۔ جان بچا گیا ماڑو سیٹ، ورنہ سالے کا ہڈی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ شخص جس کا نام ہوٹل والے نے کالا لیا تھا تھوک کر بولا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ شاہ کے آدمی گندی گندی گالیاں بکتے شور مچاتے رہے۔ وہ چاروں طرف دیکھتے تھے جیسے سب سے مخاطب ہوں۔ ان کی منشا بھیڑ لگانا تھا۔ پہلے تو لوگ سہمے سہمے دور دور رہے، لیکن جب شاہ کی جانب سے ان کے کھڑے رہنے پر کسی ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تو رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ بازار کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ بازار میں آنے والے تماشبین بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ گلی میں شاہ کے آدمیوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ہوٹل کا گراموفون بند کیا جا چکا تھا۔ یکایک دو پولیس والے بھی آ گئے۔ شاہ نے صرف اپنی پتلیوں کو جنبش دی تھی کہ وہ ٹل گئے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور کسی کسی جگہ روشنیاں جل گئی تھیں۔ بھگت جلدی واپس آ گیا، اس کے ساتھ مولا اور کئی آدمی بھی تھے۔ ان میں دو لڑکی بھی موجود تھے جو صبح مولا کے ساتھ نظر آئے تھے۔ مولا سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، گردن سے لٹکے ہوئے کپڑے میں اس کا ہاتھ جھول رہا تھا۔ دوسرے ساتھی کا بھی یہی حال تھا، انہیں شاہ کے روبرو کر دیا گیا۔ شاہ کی پشت پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک آدمی نے مولا کی کمر پر دھپ مار کر اسے سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ مولا گرتے گرتے بچا۔ یہی تھا وہ؟ کبیرے کے ایک دوسرے آدمی نے میری طرف انگلی اٹھا کر پوچھا، اسے پہچان لے؟ مولا نے مردنی سے ہاں کہا۔ کبیرے کا آدمی مڑ کے مجھ سے مخاطب ہوا، چھوکرے آگے بڑھ، بازار کا ٹائم ہو گیا۔ شاہ کبیرے اپنا لاڈلا نہیں مانتا، وٹھل نے اونچی آواز میں کہا۔ بولتا ہے اس بے عزتی سے بہتر ہے کہ شاہ سے لڑتے لڑتے جان دے دوں۔ شاہ کی آنکھیں چڑھ گئی، اس نے اچھل کر کرسی چھوڑ دی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، اس کا سر چکرانے لگا ہو۔ اس کے ساتھی اس کے ساتھ چند قدم آگے بڑھے۔ ٹھہرو شاہ، وٹھل نے چیخ کر کہا، یہ بولتا ہے شاہ جھوٹا شاہ ہے، شاہ جھوٹا شاہ ہے، اس میں دم خم نہیں ہے، خالی پلی رنگ جماتا ہے، نہ اس سے چاقو چلانا آتا ہے نہ علاقہ سنبھالنا۔ اس نے علاقے کے سارے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، بولتا ہے کہ شاہ کو اس جگہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی وٹھل نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ میں نے چاقو نکال لیا۔ اس کا کہاں مان لو شاہ، یہ تمہیں بھرے بازار میں دھمکی دے رہا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ پیر کاٹ لو۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا، تم نے بھی کبھی اس طرح یہاں کھیل تماشا کیا ہوگا۔ یہ بولتا ہے کہ شاہ کو مجھ سے معافی منگوانی ہے تو چاقو کے زور پہ منگوائے۔ بات ٹھیک ہی بولتا ہے، ابھی تم اس کو سمجھو یہ میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لو، تمہارے جواب دینے سے پہلے تمہارے کسی آدمی نے کوئی بھول کی تو یہاں خون ہی خون ہوگا۔
تم میں سے ایک بھی واپس نہیں جا سکے گا۔